हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आपके सिंध बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और इसी के साथ जब आप इंटर के बाद अपना MCAT मेडिकल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो ये सवाल आपके NTS में भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और तो काइंडली इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये आपकी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पेज नंबर 21 और 22 पर ये टॉपिक मौजूद है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा, ताकि वो चीज़ें जब आपको समझ आएंगी तो ये टॉपिक थोड़ा सा समझना ईजी होगा। केमिस्ट ने मॉलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिक एंड नंबर 2 इज़ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पहले लोगों का मानना ये था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसे इंसान या फिर कोई केमिस्ट अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकता, वो ऑर्गेनिक है, और जिसे सिंथेसाइज कर सकते हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि काफ़ी ऐसे केमिस्ट आए जिन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर सिंथेसाइज कर दिया, उसे बना दिया। तो फिर ये जो लॉ था या फिर ये डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन तो मतलब बिल्कुल पूरी उतर ही नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ कि इसे रिमूव कर दिया गया और अब जो न्यू डेफिनेशन है वो ये है कि वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन मौजूद है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने कोवैलेंटली बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, वो तमाम मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन नहीं मौजूद है तो उसे उन्होंने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का नाम दे दिया। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बात करें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के हैं, एक है छोटे मॉलिक्यूल्स और एक है बड़े मॉलिक्यूल। बड़े मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ नाम दिया है मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल, जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल की। उसके बाद जो सेकंड जो नाम था मैंने बताया माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, तो मतलब कि जो लो मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मॉलिक्यूलर वेट छोटा है, ठीक है। ऐसे सब यूनिट का मतलब किसी बड़े से पार्ट, कोई यूनिट हो जिसका एक छोटा सा पार्ट हो, उसको कहते हैं सब यूनिट। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट सब यूनिट होते हैं किसके? मैक्रो मॉलिक्यूल के। मैक्रो मॉलिक्यूलर जो लार्ज मॉलिक्यूल है उसका एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, और माइक्रो मॉलिक्यूल को जो हम सिंपल में मोनोमर कहते हैं, और इसी तरीके से मैक्रो मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। अब अगर हम इसकी नॉर्मल एग्जांपल देखें तो हम जो प्रोटीन लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, प्रोटीन इज़ बेसिकली अ लार्जर मॉलिक्यूल और अ मैक्रो मॉलिक्यूल। और जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो बॉडी उसे स्मॉल पीसीस के अंदर तोड़ देती है, ब्रेक डाउन करती है, और किस में कर देती है? अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड इज़ बेसिकली अ मोनोमर और अ माइक्रो मॉलिक्यूल। अब हम मैक्रो मॉलिक्यूल को अगर मज़ीद डिफाइन करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 4 टाइप्स के हैं। वो 4 टाइप्स के कौन से हैं? नंबर 1 इज़ प्रोटीन, नंबर 2 इज़ कार्बोहाइड्रेट, नंबर 3 इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड नंबर 4 इज़ लिपिड। ये 4 मैक्रो मॉलिक्यूल हैं जिनके ऊपर मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं। अब हम अपने उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन का दूसरा नाम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और ये दूसरा नाम भी आपसे NTS में या फिर आपके सिंध बोर्ड के एग्जाम्स में काफ़ी मरतबा पूछा जा चुका है। अब इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम आपके पेज नंबर 22 के ऊपर भी बनी हुई है, लेकिन मैंने यहाँ फिर से बनाई है। अब देखिए क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जो स्मॉल पार्ट्स होंगे उनको आप यूनिट्स मोनोमर्स कहेंगे। तो आपके पास 2 मोनोमर मौजूद थे। उन 2 मोनोमर का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। तो एक मोनोमर के अंदर OH मौजूद है, एक के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। जब इन 2 मोनोमर को हम कंबाइन करेंगे और इनके कंबाइन करने से इस एक मोनोमर के अंदर से OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन, ये जब रिमूव होंगे तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो H2O बन जाएगा। मतलब कि 2 मोनोमर्स को कंबाइन करने से अगर वाटर निकलता है बाहर, एलिमिनेट होता है, और ये दोनों मोनोमर कंबाइन हो जाते हैं तो हम उसे पॉलीमर कहेंगे। मतलब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, एक बड़ा मोनोमर बनाते हैं जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस से के होते वक्त H2O एलिमिनेट होता है। और इस प्रोसेस के लिए हमें प्रॉपर एंजाइम और प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है कंडेंसेशन के प्रोसेस को रन करने के लिए। अब आते हैं हम हाइड्रोलाइसिस पे। हाइड्रोलाइसिस का दूसरा नाम हाइड्रेशन है, और ये रिवर्स है, मतलब कंडेंसेशन का जो उल्टा रिवर्स प्रोसेस है। आपसे ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि विच प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का रिवर्स क्या है? हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन। इस प्रोसेस के अंदर इस ऊपर वाली डायग्राम को ज़रा उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो। आपके पास एक
पॉलीमर मौजूद है जिसमें 2 मोनोमर कंबाइन है। जब इस पॉलीमर को हमने तोड़ा तो तोड़ने से हमारे पास 2 मोनोमर बने, और 2 मोनोमर जब बने तो उसमें हमने वाटर को ऐड किया। क्या किया? ऐड किया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, और इसकी डेफिनेशन में दे सकते हैं अ प्रोसेस बाय विच अ पॉलीमर, जो कि ये है, आर ब्रोकन डाउन, जो कि टूट जाए, इनटू देयर सब यूनिट्स, 2 मोनोमर्स के अंदर, बाय द एडिशन ऑफ वाटर की एडिशन से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम की मदद से। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड से क्या निकलेगी? एनर्जी भी रिलीज होगी। और इस प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये हो रहा है, तो इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सो आपको आई होप कि कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। और आपको ये चीज़ तो ज़रूर याद रखनी है कि कंडेंसेशन में वाटर एलिमिनेट होता है और हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड होता है। कंडेंसेशन के अंदर मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, और हाइड्रोलाइसिस के अंदर एक पॉलीमर टूटकर मोनोमर बनाता है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।